चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 17वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धिरादेश के उदाहरणों में जो पीछे निकल गए अब तक, उसमें से किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा उदाहरण रहेगा अचैषीत। क्या अर्थ होगा इसका? चुनना। तो इसका अर्थ होगा चुनना, चयन किया। हाँ। अचैषीत। तो लकार कितने होते हैं? 10। पहले निर्णय करो। लोक में 10 के प्रयोग होता है, वेद में 1 के प्रयोग होता है, वेद 11 लगा लोगे। हाँ, तो आपका भी उत्तर सही है, इनका भी सही है। इन्होंने उस दृष्टि से कहा है कि लौकिक दृष्टि से हम क्या, हाँ, आप आध्यात्मिक दृष्टि में पहुंच गए हो। हाँ, संसार में रहते हैं ना वेदों अखिल धर्ममूलम कहा है तो हम देखो। हाँ, वेद कैसे छोड़ देंगे? वेद कैसे छोड़ देंगे, है ना। तो ये जो लकार हैं, ये कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं इनको? लट, दूसरा तो किस क्रम से बनाते हैं इनको? नहीं, इनमें लट के बाद लिट ही क्यों लिया? तो प्रत्याहार सूत्रों के क्रम से। प्रत्याहार सूत्रों में ऐ उण पहले आ गया ना, तो अ ई उ, तो लकार में ये जोड़ते जाओ स्वर। लट लिट लुट। अब आया रिल रिक सूत्र, तो रिल रिक में जब ल में री जोड़ा तो लिरिट। अब ल में लिरी भी जोड़ोगे क्या? और जोड़ लिया पहले, बन गया लिरिट। इसलिए आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा एक कदम को। अब आया ए ओम, तो लेट लोट। बस अब फिर पीछे को हट जाओ, और पीछे को हट करके अब टकार की जगह ngकार बोल दो, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। आइगुण फिर लगाओ इसमें, लंग लिंग लुंग, और फिर री लिरिक का री लिंग। बस आ गया समझ में क्रम? अगर भूल जाए हम क्रम क्या है उसके आगे, तो अयोन रील यदि याद रहेंगे तो इसके आधार पर ये लकार बन जाएंगे। अब इनमें जो बीच में लिंग लकार आया था, जब ngकार हमने जोड़ा था उसमें, तो उसमें लिंग 2 प्रकार का, और 2 प्रकार का जब लिंग मानेंगे तो उसका विशेषण क्या लगाएंगे? विधि लिंग और आशीर लिंग। आशीर लिंग का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होगा। आशीर्वाद के वाक्य जब बोले जाते हैं उसमें उसका प्रयोग करेंगे। तो आपने जो बोला था वेद का लेट लकार, वो इस क्रम में आ गया, क्योंकि लोट से पहले ही लेट आ गया है। हम जब प्रत्याहार सूत्रों के क्रम से लकारों को बनाएंगे तो लेट तो आना ही है।
तो वेद का लेट लकार लेकर के भी आप 10 बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो 10 उत्तर दिया है उसमें लेट भी आ गया है, क्योंकि लिंग का अवान्तर भेद है, वो तो आशीर लिंग विधिलिंग, उसको मान के 11 बनते हैं, अवान्तर भेद को मान के। मुख्य 10 ही हैं, क्योंकि इधर से आप गिनेंगे तो अ ई उ री 4 और ए ओ 6 ये हो गए। फिर गिने इधर से तो अ ई उ और री 4, 6 और 4 10 ही तो हुए। तो आपका भी उत्तर सही हुआ फिर, और लेट भी आ गया आपके उत्तर में। उनका भी उत्तर सही हुआ, इसलिए अवान्तर भेद मान करके बोल दिया। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अब ये जो लकार होते हैं 11, इन सब के अर्थ भिन्न भिन्न, क्योंकि लकार जब भिन्न भिन्न रखे गए हैं तो अर्थों में अंतर तो आना ही है। तो इनके अर्थों को हम जब देखते हैं तो कुछ लकार ऐसे हैं, जैसे भूतकाल को ले लें, भविष्यत काल को ले लें, इसमें 1 से अधिक लकार भी हैं। लट हम वर्तमान में ले लेते हैं और विधिलिंग भी प्रयोग कर देते हैं वर्तमान काल में, बहुत स्थानों पर मिल जाएगा आपको। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि आ अय इत्येतेषां वृद्धि संज्ञा स्यात् बोल देते हैं, नहीं, ये विधिलिंग ही तो है। तो ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। और भूतकाल में कितने लकार आएंगे? 3 आ जाएंगे। भूतकाल में लिट आ गया और लंग आया और लुंग आया और लिरिंग भी आता है। लिरिंग दोनों में फंसेगा, भविष्यत में भी और भूत में भी। भूतेच सूत्र आता है ना, जो मुख्य सूत्र है लिंग निमित्ते लिरिंग क्रियातिपत्तौ, ये तो आएगा, भविष्यत का अधिकार आ रहा है पीछे से। और आगे भूतेच, भूतकाल में भी ले लिया उसको। ऐसे ही भविष्यत काल में कितने आएंगे? अब इन भूतों में भी अंतर है जो हमने भूत में गिने हैं अभी, क्योंकि जब भूत में हमने 4 बोले हैं तो विशेषण भी तो साथ में लगाना होगा। तो लिट लकार आएगा परोक्ष भूत में, और लंग लकार अनद्यतन भूत में, और लुंग सामान्य भूत में। उसमें अद्यतन नहीं बोलते हैं, सामान्य शब्द इसलिए बोलते हैं कि यदि हमारा अनद्यतन भूत भी है, लेकिन हमने कालवाचक शब्द नहीं बोला कि मैंने कल परसों ऐसा किया था, कल परसों शब्द नहीं बोले हैं, तो वहां भी लुंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लंग का अधिक होता है। हाँ, प्रायः लंग के ज्यादा। अब लंग का अधिक होता है तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो यदि कालवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो लंग ठीक है, लेकिन कालवाचक शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हमें फिर लुंग ही बोलना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, बहुत चलता है व्यवहार में, लंग लकार बहुत चलता है। एक तो कारण यह है कि सरल पड़ता है थोड़ा, क्योंकि सबसे कठिन रूप किन लकारों के होते हैं? हैं? नहीं, कठिन रूप होते हैं लिट और लुंग। और मीमांसक जी ने एक पुस्तक अलग से लिखी भी है, लिट और लुंग लकार की रूप बोधक सरल विधि, ऐसे करके। वो पुस्तक इसमें मिल नहीं पा रही है। तो लिट और लुंग लकार ये विशेष हैं, क्योंकि इनके सूत्र बहुत हैं अष्टाध्यायी में और बहुत कार्य होते हैं इनमें। हैं? स्वरूपों में भेद आते जाता है। अच्छा, सबसे सरल रूप किन लकारों के होते हैं? ये तो मैंने सबसे कठिन वाले बताए। अब सबसे सरल हैं? सबसे सरल होते हैं 4 लकारों के रूप, और उन 4 लकारों को सार्वधातुक लकार कहते हैं। ये मेरा अपना बोला हुआ शब्द है, कहीं ढूंढते रहो कहां मिलेगा ये शब्द। सार्वधातुक लकार
वो लकार हैं चार, लट, लोट, लंग, विधलिंग। क्यों कहा इनको सार्वधातुक? क्योंकि इनमें आर्धातुक प्रत्यय कोई आता ही नहीं। लट, लोट, लंग, विधलिंग। और इन लकारों के द्वारा एक अन्य विशेषता का पता लगता है हमें कि धातु किस गण की है। अगर ये पता लगाना हो, इन चार में से ही कोई बोलना पड़ेगा। लग जाएगा पता? नहीं? जैसे मैंने कहा पठिष्यति, तो मैं पूछूं किस गण की, आप क्या उत्तर दोगे? किस गण की है? नहीं, उत्तर कोई दे भी दे कि भ्वादि गण की है, तो अगला प्रश्न फिर उठेगा, कैसे पता लगा? कोई हेतु देना पड़ेगा ना, तो हेतु कोई है ही नहीं। अब हमने कहा चिनोती, लट लकार बोल दिया, किस गण की है? तो हेतु तुरंत हमारे पास में है, शुनु प्रत्यय इसमें है, इसलिए। तो ये जो प्रत्यय होते हैं प्रत्येक गण के अलग अलग, जिन्हें कहते हैं विकरण, ये प्रत्यय इन चार लकारों में ही दिखाई देंगे। जो प्रत्येक गण के अलग अलग प्रत्यय हैं, सामान्य प्रत्यय नहीं, जो पृथक पृथक प्रत्यय आए हुए हैं, ये इन चार लकारों में ही दिखाई देंगे। तो चार लकार ये कहलाते हैं सार्वधातुक। हमें गण का पता हो तो इनके रूप बहुत सरल पड़ जाते हैं बनाना। और 6 लकार कहते हैं इनको आर्धधातुक। ये पीछे एक बार तो पूरा विषय हो चुका है, ये शायद आप थे या जिते जी नहीं थे उन दिनों। आप जब नहीं आते थे ना बीच बीच में कभी कभी, तो व्याकरण का विषय चल पड़ता था। लेकिन सत्यपति सारा सुन चुके हैं ये। तो इस प्रकार से यहां हम जो 6 लकार लेते हैं सार्वधातुक, इन 6 लकारों में 2 लकार ऐसे हैं जिनका नाम ही आर्धधातुक रख दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? लिट च आर्धधातुकम शेष से अगला सूत्र लिट च, क्या अर्थ हुआ इसका? लिट लकार की आर्धधातुक संज्ञा होती है। आज वो कहां गई? वो नहीं आई क्या उपासना? अभी तो दिख रही थी कुछ देर पहले, चली गई। तो आर्धधातुक संज्ञा लिट लकार की होती है, ठीक है। और उससे अगला सूत्र आशीषी लिंग, यानी कि आशीष अर्थ में जो लिंग लकार आएगा उसकी भी। तो 2 लकार तो यूं हो ही गए, पूरी मोहर लग गई उनमें आर्धधातुक की। अब रह गए 4। तो 4 लकारों में कौन से रह गए जो सार्वधातुक नहीं है? लट, लिट, लुट। लिट तो आ ही गया। अब लुट लकार, तो लुट लकार क्यों है आर्धधातुक? क्योंकि उसमें तासी प्रत्यय आता है। और तासी प्रत्यय आर्धधातुक है या सार्वधातुक है? तिंग और शित नहीं होना चाहिए। तिंग और शित से भिन्न सारे प्रत्यय आर्धधातुक होते हैं, इसलिए वो आर्धधातुक लकार हो गया। लिरिट लकार ये भी आर्धधातुक है, इसमें स्य आता है और स्य एक में और भी आता है, लिरिंग। तो 3 ये हो गए, लुट, लिरिट और लिरिंग। और 2 वैसे हैं आर्धधातुक, 5 हो गए। अब रह गया एक लुंग, नहीं लुंग। आशीलिंग तो आर्धधातुक हो ही गया, पहले से ही हो गया। वो तो है सारे प्रत्यय ही उसके बन जाएंगे आर्धधातुक। देखो लिट और आशीलिंग ये 2 लकार ऐसे हैं जिनमें सारे प्रत्यय जो आगे आएंगे वो सब स्थानीय पदादेशो नल विधौ से, भले ही तिप्तसी आ रहा है वहां पर, वह भी आर्धधातुक ही कहलाएगा। लेकिन अन्य जो लकार बोल रहा हूं मैं, जैसे लुट लिया, तो लुट को हमने कहा आर्धधातुक लकार तासी के कारण से,
लेकिन तिप्तसी जो वहां आएंगे वो नहीं है आर्धातुक, वो सार्धातुक ही रहेंगे। लेकिन आर्धातुक तो आ गया, इसलिए नाम कर दिया उसका आर्धातुक लकार। वो जो 4 हैं सार्धातुक लकार, उनमें तो आर्धातुक प्रत्यय आ ही नहीं सकता, आता ही नहीं है कोई सा। अब लुंग लकार, लुंग कैसे है आर्धातुक लकार? वहां चिली प्रत्यय आता है जो कि सार्धातुक नहीं है, आर्धातुक है ये। अब आ गया समझ में? तो इस तरह से 4 लकार सार्वधातुक और 6 लकार आर्धधातुक। और ये 4 लकार जो ऐसे होते हैं जो प्रत्येक गण की पहचान भी कराते हैं कि धातु किस गण की है। हमारा जो आज का रूप है ये बनेगा लुंग लकार में। और लुंग लकार में बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें एक एक करके यहां देखेंगे कि अचई शीत में कौन कौन से कार्य आ रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि अचई शीत को एक सिद्धि को समझ करके, एक उदाहरण को समझ करके हम सभी धातुओं के लुंग लकारों के रूप बना सकें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं भिन्न भिन्न धातुओं के अलग अलग। और निच प्रत्यय ला करके हम जो लुंग लकार बनाते हैं वहां तो और ज्यादा फिर जटिलताएं आती हैं। निच प्रत्यय निजंत धातु, जिसे पाठ है यति, क्या बनेगा इसका लुंग में? एक उसमें काशिका में आया हुआ है ना, अचिकमत भाषण, वो सीधे स्वरों को पहुंचते हैं। इन्हें कितनी प्रसिद्धि कर दी गई है कि लुंग लकार के इन रूपों को यदि कोई जान जाए तो सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा। अर्थात जटिलता है बहुत। अपाठित तो ये उसमें कहाँ है, ये उसमें थोड़ी, ये तो सामान्य रूप हो गया इसका। ये तो वद व्रज हंतस्याच है, सूत्र लगा करके बन जाएगा। तुम लोग थोड़ा पढ़े हुए इसलिए मेरी बात जल्दी पकड़ लेते हो कि शायद सूत्र बोलता हूं मैं तो चलो यहां प्रारंभ करते हैं हम। धातु हमारे सामने है यहां अचई शीत बनाने के लिए चीय चयने। ये मूल धातु पाठ से जो पकड़ते हैं शब्द वो है ये। तो चीय चयने, चयन अर्थ हो गया इसका, धातु चीय है। और ये धातु है, ये बोल तो दिया हमने पहले से, लेकिन धातु नाम रखने के बाद ही वैसे धातु आधिकारिक रूप से बोलना होता है। तो भूवादयो धातवः, धातु संज्ञा इसकी हो गई। और उसके बाद फिर अनुबंध देखते हैं कोई हटाने के लिए है या नहीं है। तो कौन सा अनुबंध है इसमें? यकार। किससे होगी संज्ञा रेखा? यकार की। ये जो यकार है ये अनुबंध है, किससे हटाएंगे इसको? हलंत्यम, हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे। अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। लोप शब्द दिखता है ना, तस्लोपा, तो इत संज्ञा का लोप करेगा ना, इत संज्ञक का। इत संज्ञा करने के बाद तस्लोपा आता है। अब जल्लाद के सामने कोई व्यक्ति ले जाए हम और कहें इसको फांसी दे दे, तो जल्लाद क्या कहेगा? पहले मौत का वारंट दिखाओ कहां है, जिस पर मजिस्ट्रेट के साइन होंगे। तो तस्लोपत जल्लाद है ये। और मौत का वारंट कौन सा होता है? इत, बस नाम रख जाए उसका, यही वारंट हो गया। तब करेगा वो लोप, ऐसे नहीं करेगा वो कि यूं ही किसी का लोप कर दे, इत नाम है नहीं और लोप कर दे, ऐसे नहीं करता। तो इस तरह से यकार हट गया, अब रह गया ची। और धातु नाम इसका रख ही लिया था। तो अब धातुओं के अधिकार में हम पहुंच सकते हैं। और धातुओं के अधिकार कितने हैं ये पीछे आ चुका है विषय। वैसे धातु के अधिकार कितने हैं? उत्तर गलत है ये, फिर बोलो दोबारा। धातुओं के अधिकार कितने हैं? अब उत्तर गलत है तो या तो 4 बोलेंगे या 2 बोलेंगे। फिर जब 3 गलत है तो उत्तर क्या क्या आ सकता है? क्यों नवीन, संभावना बोलो क्या क्या है? 2। अब 4 कोई बोलेगा, थोड़ा सोचेगा कि धातु में, धातु 4 जगह आया भी है कि नहीं आया है।
धातु का समझ अधिकार रही है। तो अगला उत्तर क्या आएगा? फिर दो ही तो आएगा। धातु तो अधिकार दो हैं, धातु शब्द तीन है। अब अगला प्रश्न होगा कि पहला धातु कौन सा है? तीसरे अध्याय में सबसे पहले धातु शब्द कहाँ आया है? हाँ, धातु कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा। अब यहां जो धातु शब्द आया तो क्या तीन अधिकार मानेंगे तो इसको भी अधिकार मानना पड़ेगा? तो क्या इसका अधिकार चला है आगे? अधिकार तो अधिकार छोड़ो, इसकी तो अनुवृत्ति भी नहीं चली। अनुवृत्ति छोटी होती है ना अधिकार से, यानी एक सूत्र में भी नहीं गया ये तो आगे, क्योंकि तुरंत आगे इसका विपरीत शब्द आ गया। क्या? सुपह। अब कहां धातु और कहां सुबंत है, एकदम नहीं, उल्टे। तो ये धातु आगे नहीं जाता। अब दूसरा धातु, धातुरे काचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। अब इसका अधिकार चलता है, और इसका अधिकार कहां तक चलता है? जहां अगला धातु आ जाएगा और तीसरा, ठीक उससे पहले तक। तो ठीक उससे पहले तक जब इस धातु का अधिकार जा रहा है तो वहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि इसके अधिकार को यहां रोक करके और फिर नया धातु पाणिनि ने पढ़ा, ऐसा क्यों? क्यों है ऐसा अर्चना? क्योंकि उसी धातु को हम अध्याय की समाप्ति तक ले जा सकते थे। कोई रुकावट तो है नहीं कि नहीं 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 इसकी तो इतनी ही क्षमता है, हम कहीं तक भी ले जाएं। लेकिन इसको यहीं रोक दिया गया और फिर दोबारा धातु कहा। हाँ तो ठीक है, धातु से होते हैं लकार, और आगे के प्रत्यय धातु से ही होने हैं सारे। तो तीसरा धातु जो कहा गया है इसमें अलग इसकी विशेषता है कि तीसरे धातु के अधिकार में सूत्र आ रहा है कृततिंग, अर्थात कृत संज्ञा करनी है प्रत्ययों की। तो कृत संज्ञा तीसरे धातु के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों की ही होती है। अगर ये नया अधिकार शुरू न करते तो ये कृत संज्ञा पीछे आने वाले प्रत्ययों की भी, जैसे कि धातुरे काचो से ही पहला प्रत्यय हम वहीं से पकड़े, कौन सा प्रत्यय किया? यंग। तो यंग प्रत्यय क्या बनता? कृत। और कृत बनता तो क्या होता? कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक बन जाता और स्वाद्योत्पत्ति होने लगती, बन जाएंगे रूप फिर ऐसे। इसलिए इसको अलग किया है। और दूसरा इसमें एक और भी है, वासरूप स्त्रियाम, कि इस धातु के अधिकार में यदि कहीं असरूप प्रत्यय आ रहे हैं, भिन्न भिन्न जिनकी आकृति है, जिनका रूप भिन्न भिन्न है, यहां रूप से मतलब उसका जो आकृति है प्रत्यय की, जो स्वरूप है उसका, तो वो प्रत्यय अपवाद नहीं बनेगा, विकल्प से हो जाएंगे वो। यानी कि दो दो तीन तीन प्रत्यय भी हो सकते हैं। यहां अपवाद बनते जाएंगे पीछे वाले हिस्से में, अगर समान रूप कोई है तो कई बातें हैं उसमें। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ क्षेत्र है, ये तीसरा धातु जो आया हुआ है उस अधिकार में आ गए हम, और वहां आकर के अब ची धातु से प्रत्यय लाएंगे। अब कौन सा प्रत्यय लाएंगे ये तो चुनाव हमें ही करना है, क्योंकि बनाना क्या है ये पता है ही हमें। अचैषित बनाना है, लुंग लकार का रूप बनाना है, तो लुंग लकार प्रत्यय को लाएंगे। तो धातु के अधिकार में अब लुंग लकार सूत्र देखना है। तो कहाँ है लुंग सूत्र? ये दूसरे पाद में 110 और 110 संख्या पर मिल गया, छोटा सा ही सूत्र है। तो ये जो लुंग सूत्र है, यहां एक धातु का अधिकार तो चल ही रहा है, लेकिन धातु के अधिकार के
साथ साथ एक अधिकार यहां पर और भी आ रहा है। और क्योंकि ये प्रत्यय तीसरे अध्याय के प्रत्यय अर्थात तीसरे धातु के अधिकार में कहे हुए प्रत्यय ये अलग अलग अर्थों में किए जाते हैं। तो जिन जिन अर्थों का निर्देश कर दिया गया है सूत्रों में वहां तो ठीक है, वो उसी अर्थ में हो जाएंगे। और जिन सूत्रों में अर्थ का निर्देश नहीं किया गया है और प्रत्यय कर दिया है, तो ऐसे सारे प्रत्यय केवल कर्ता में होते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, तीसरे धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय आए हुए हैं, ये सारे प्रत्यय जिन सूत्रों से हम करेंगे उनमें या तो कोई पीछे से अनुवृत्ति आ रही होगी, किस अर्थ में होना है, या उसी सूत्र में कह दिया जाए, जैसे कर्णाधिकरणयोश्च, कर्ण में और अधिकरण में, ये बता दिए अर्थ, भावे भाव में, ये सब अर्थ ही तो है। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे आएंगे जहां न तो कोई अनुवृत्ति आ रही है किसी अर्थ की और न ही उन सूत्रों में निर्देश है। जैसे ऋणमूल त्रिचौ, किस अर्थ में होगा ये? आप आगे का बोल रहे हैं ना, अभी प्रश्न वही है मेरा, पहले प्रश्न का स्वरूप निखरने दो। ऋणमूल त्रिचौ ये किसकी अनुवृत्ति आ रही है, किस अर्थ में करेगा ये? तो किसी की नहीं आ रही है अनुवृत्ति, यही बात दिखानी थी मुझे, किसी की नहीं आ रही है। अगर कर्तरीकृत की अनुवृत्ति मानेंगे तो कर्तरीकृत से पूर्व होगा कि पश्चात होगा? तो ये तो चौथे पाद में आया हुआ है। तो ऐसे सूत्र जिनमें कोई भी अर्थ नहीं बताया गया है और प्रत्यय कर दिया गया है, वो अनिर्दिष्ट अर्थ वाले प्रत्यय हैं, उनको पकड़ता है कर्तरीकृत। कर्तरीकृत ये कहता है कृत संज्ञक प्रत्यय, इसीलिए मैंने तीसरा धातु बोला था, क्योंकि इसी के प्रत्यय कृत कहलाते हैं, इसी के अधिकार में आने वाले। तो कर्तरीकृत ये कहता है कि सारे कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता में होते हैं, लेकिन ये सारे कहने पर भी ये उनको बोलेगा जिनका कोई अर्थ बता ही नहीं गया है, जिनका बता दिया गया उनको नहीं छुएगा ये। तो ये नियम चलता रहेगा। अब यहां हमने सूत्र लगाया, लुंग धातु का अधिकार आ रहा है कि धातु से लुंग प्रत्यय होता है, ये अर्थ हो गया सूत्र का। लेकिन लुंग प्रत्यय किस अर्थ को कहने के लिए आएगा? यदि हम पीछे से कुछ भी नहीं लेंगे तो कर्तरीकृत पहुंच जाएगा यहां, ठीक है ना। लेकिन यहां आ गया पीछे से अधिकार आ रहा है भूते। कहां से आ रहा है? तो पृष्ठ पलट के देखो पीछे, जहां लुंग सूत्र आया हुआ है तो उससे 84 सूत्र, हाँ संख्या पर 84 संख्या पर ये भूते शब्द आया हुआ है, मिल गया दूसरे कॉलम में। तो भूते सूत्र ये स्वयं कुछ नहीं करता, ये केवल अधिकार सूत्र है। आगे जाकर के अन्य सूत्रों में जब पहुंचेगा तो वहां इसका अर्थ बनेगा। तो लुंग सूत्र में आ गया ये। और ये कहां तक जाएगा भूते का अधिकार है? जहां तक अन्य कोई अर्थ न आ जाए, अर्थात 122 तक, क्योंकि आगे फिर वर्तमान का अधिकार चल पड़ता है। अब भूते का अर्थ क्या हो जाएगा? धातु से भूतकाल में लुंग प्रत्यय होता है। अब इतना करने के बाद प्रत्यय परस्य लगाते हुए लुंग लकार तो हमने इसके आगे लिख दिया। लेकिन लिखने से पहले एक चीज और समझनी होगी कि लुंग लकार भूतकाल में तो ले आए, लेकिन भूतकाल में लाने के बाद भी समय का तो निर्णय हो गया, ये पीछे की बात को बताएगा। लेकिन एक चीज और देखनी होती है कि क्रिया जो है यानी कुछ करना, क्रिया क्या है? कुछ करना। तो कुछ करना जो होता है, ये करना बिना किए हो जाता है कि अपने आप हो जाएगा? वो बिना किए होगा या किसी करने से होगा? करने से होगा।
क्योंकि बिना कर्ता के क्रिया होती नहीं। कर्ता की चेष्टा विशेष क्रिया। यानी क्रिया के होने में कोई ना कोई भूमिका निभाएगा। तो अब यहां पर हम धातुओं का प्रयोग 3 प्रकार से करते हैं। कभी कभी हम कर्ता को सामने रखते हुए धातु का प्रयोग करते हैं कि अमुक कर्ता क्रिया कर रहा है। और एक प्रयोग ऐसा होता है कि जहां कर्ता को नहीं कहना होगा, केवल हम धातु के ही अर्थ को बोल देते हैं बस। यानी क्रिया हो रही है, बस इतना बताना है हमें मात्र। करने वाला कौन है ये हमारा विवक्षा हमारी उसमें नहीं होती। करने वाले को हम बताना नहीं चाह रहे हैं, तो वहां क्या करेंगे कि केवल मात्र धातु का ही अर्थ रहेगा। इसे कहते हैं भाव। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां कर्ता को तो नहीं कहा जाएगा और भाव को भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्रिया कर्म को कहती है वहां पर। और कर्म को कहने का तात्पर्य क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ये बात बताई जाती है वहां, उसे कहते हैं कर्म। इस तरह से सभी धातुएं 3 प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं। एक कर्तृवाच्य में, दूसरा कर्मवाच्य में और तीसरा भाववाच्य में। तो इन तीनों में से हमें किस में लेना है ये निर्णय हमें लकार लाते ही करना होगा। जब भी कोई लकार लाएंगे, यहां तो लुंग आ रहा है, अन्य लकार आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो जब भी कोई लकार लाएंगे तो ये निर्णय हमें वही करना होगा कि ये लकार हम इन 3 में से किस अर्थ को कहने के लिए लाए हैं। और इन तीनों अर्थों को बताने वाला एक ही सूत्र है। चतुर्थ अध्याय के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में और प्रथम कॉलम में सूत्र है 69वां सूत्र। पहली कॉलम मिल जाएगा, मिल गया। लह नीचे की तरफ, लह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्यः। मिल गया। तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद प्रथम कॉलम। आप प्रथम कॉलम को तो समझो यजदेव जी। कितने कॉलम खुले हैं आपके सामने इस समय? 4 में प्रथम कौन सा है? जब भी खोलेंगे आप पुस्तक 4 कॉलम होंगे उसमें। और प्रथम कॉलम देखो और उसमें यह भी देखो कि चौथे पाद में भी आ चुके हो कि नहीं। अब समझ में आई आपके। तो नीचे की तरफ लह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्यः। इसमें लह शब्द पहले, ये लह है कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। तो ये क्या कोई आदेश कर रहा है क्या? प्रथमा का बहुवचन, ठीक है। अर्थात सारे लकार, कोई एक नहीं है, बहुवचन आ गया ना, सब लकार। आप 10-11 कुछ ही बोलते रहो, सब सारे ये सब लकार लह, ये इतने का अर्थ हो गया। कहां कहां होते हैं, वो भी शब्द आगे आ रहे हैं। कर्मणि च, कर्म में होते हैं। च से क्या लेंगे? ऊपर से आ रहा है कर्तरी। कहां से? कर्तरीकृत। तो भावे च कर्तरी, भाव और में कर्म। लह कर्मणि च, पहले कर्म लिया ना, कर्मणि च कर्तरी, यानी कि लकार कर्म और कर्ता में होते हैं सारे। अब अगला शब्द कर्मणि च के आगे भावे च, फिर च आ गया, फिर दोबारा कर्तरी ले लो। ऐसा तो नहीं एक बार ले लिया कर्तरी खत्म हो गया, वो अब दोबारा भी ले सकते हैं। तो भावे च कर्तरी,
भाव में और कर्ता में होते हैं, तो कर्ता दोनों तरफ आ गया है। अब इन तीनों यानी भाव, कर्म और कर्ता, भाव और कर्ता, तो कर्ता को हम 2 बार न बोल के 1 बार बोले तो कितने बन गए? 3 बन गए ये, यानी भाव, कर्म और कर्ता, इनमें ये लकार होते हैं सारे। लेकिन अब इसमें जब ये कहा गया कि कर्म और कर्ता, भाव और कर्ता, तो हम 2 वर्ग तो बना ही रहे हैं धातुओं के। अब 2 वर्ग बना रहे हैं तो उसका पता कैसे लगेगा? तो उसका पता लगेगा अगले शब्द को देख करके, सूत्र में आ रहा है अकर्म केभ्यः। अब अकर्म केभ्यः का अर्थ होता है जो धातुएं अकर्मक हैं, ये पंचमी का बहुवचन है। अकर्मक जो धातुएं हैं जिनके कर्म नहीं बनते, तो जिनके कर्म नहीं बनते, इससे इतना भी स्पष्ट हो गया है कि ये कर्म अर्थ यहां नहीं होगा। जो पहले अर्थ किया था कि कर्म और कर्ता, भाव और कर्ता, तो कौन सा घटेगा इसमें? कर्म तो इनका होता नहीं है, तो भाव और कर्ता ये घट जाएगा। अर्थात अब अर्थ बन गया कि अकर्मक धातुओं से ये लकार भाव और कर्ता में होते हैं। ठीक है, अब वो बच गया आपका कर्म और कर्ता, ये बच गया कि नहीं? अब इसको किस में लाएंगे फिर? अब ना तो कोई अनुवृत्ति है, ना कोई अनुवृत्ति है, और ना सूत्र में कोई पद है, तो अब अध्याहार कर लेंगे सकर्म के भ्या, कि सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में होते हैं। तो आप किसी धातु का केवल 2 में ही प्रयोग कर पाएंगे, या तो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य अथवा भाववाच्य कर्तृवाच्य, तीनों में नहीं। ठीक है, अब जैसे ची धातु है ये, तो ची धातु सकर्मक है या अकर्मक है? सकर्मक है, ठीक है ना। और बल्कि सकर्मक भी छोड़ो, ये इसके 2 कर्म है। जो धातुएं द्विकर्मक होती है ना, 2 कर्म जिनके बन जाते हैं, उनको गिना दिया गया है। दुहिया चिरुधि प्रचिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रुविशासी गुणे न च यत् सचते तद अकीर्तितम आचरितम कविना। तो इसमें ची आ गई नहीं? दुहिया ची नहीं, दुहिया चिरुधि प्रचिभिक्षि चियाम, ची आ गई। तो 2 कर्म तक है, इसके 1 कर्म की बात छोड़ दीजिए। जैसे वृक्ष से पुष्प चुनता है, तो वृक्ष भी कर्म, पुष्प भी कर्म। चलिए, तो ची धातु से हम केवल 2 में ही तो लाएंगे अब, कर्म और कर्ता। यहां भाव और कर्ता वाला नहीं घटेगा। तो ये निर्णय हमें पहले ही करना होता है, जब लकार लाते हैं उसी समय। उसी समय आपको ये बात खोलनी होगी कि आप ये लकार किस में ला रहे हैं, क्योंकि ये बात अगर नहीं खुली तो आगे की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं? आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे बिल्कुल भी, यहां निर्णय करना ही होगा। तो हम क्या निर्णय करें यहां पर? कर्म और कर्ता में से किस में लाएं इसको, वो हम अर्थ से देखेंगे। अर्थ क्या था इसका, अचई शीत का? फिर बोलो एक बार। हाँ, अर्थ क्या था? उसने चुना, चयन किया। तो क्या बोला हमने? उसने, ये उस कौन है? तो कर्ता में आया है ये प्रत्यय, ये लकार कर्ता में आ गया। तो हम यहां पर लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः सूत्र लगा करके ये बोलेंगे कि इस सूत्र से कर्ता में लुंग लकार आया। ठीक है, अब यहां लुंग लिखेंगे इसके बाद। अब इतना कार्य करने के बाद तो ची और लुंग। इस प्रकार से लिया कि धातु का अधिकार में भूते लोग प्रत्यय परश्चय, ये क्या है कि उसके बाद में क्या जो लाएगी तो अनुबंध हटाने के बाद ला कर तभी तो लेगा।
तो क्या हुआ, यही है, कोई बात नहीं, यही है। अनुबंध हटाने के बाद वो तो मैंने कहा ही था, कपड़ा में गंदगी लगी तुरंत झाड़ो उसके लिए पहले, वो काम तो पहले करना ही होता है, अनुबंध वाला काम सबसे पहले है। अनुबंध हटाने के बाद ये पूछा था कैसे होगा, जो बोली सुलोपा कह दिया था। जब किसी को फांसी देनी होती है, अब वो कहे कि भाई कुछ मेरे कार्य रह गए अभी करने के लिए, कुछ मेरे कर्तव्य पारिवारिक ये हैं वो हैं तमाम, ये कार्य पूरा कि नहीं नहीं नहीं, ये मरने का काम पहले करना पड़ेगा तुझे, और काम चाहे हो चाहे ना हो। ना वो बात नहीं, गुरुजी जी व्याख्या कर रहे थे ना, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, सुल्लाह कर्म जब हो जिनके प्रकार डाला कि लुंग लिखने से पहले, इसीलिए पूछा गया जो लुंग लिखने से पहले आपने जो वर्णन किया है ना, हाँ। अब इसका काट पीट करके ला रखने के बाद ला कर्म चाहे अवय कर्म का व्याख्या कर, तो हाँ भाई इसकी व्याख्या ऐसे हुआ। अब लुंग लिखा ही नहीं गए, उससे पहले व्याख्या हो गया था। नहीं वो तो उसकी थी, चे धातु का था, यकार हमने पहले हटा दिया था, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन लुंग लकार तो अभी आप लाए ही नहीं है, अभी कहाँ से बैठाएंगे अनुबंध, अभी तो आप लुंग लाए ही नहीं। आप जो कह रहे थे कि यहाँ धातु लिखा है, भूते लिखा है, लुंग लिखा है, प्रत्यय परश लिखा है, तो इतने से क्या कर किया आपने, आप लुंग लकार ही तो लाए, लेकिन लुंग लकार अभी लिख नहीं पा रहे हैं आप। कारण क्या है कि पहले निर्णय तो कर लें हम कि किस अर्थ में लाएंगे। लकार तो आपके पास में आ चुका है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से अभी चे धातु के आगे इसको रखने से पहले ये निर्णय आपको करना होगा। जैसे कहीं पर आप कोई बातचीत करने बैठे हैं न्याय दर्शन की दृष्टि से, तो दो पक्ष हैं, एक पक्ष पहले आ चुका है, अब आप पहुंचे दूसरा पक्ष लेकर के, तो आपसे वो पहला पक्ष या अन्य जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो क्या प्रश्न करेंगे कि आप पहले अपना सिद्धांत रखिए, आपका सिद्धांत है क्या, मान्यता क्या है। तो यहां भी हमें लकार का प्रयोग करना है, लेकिन लकार का प्रयोग करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि हम लकार किस अर्थ में, कर्ता को कहने के लिए, कर्म को कहने के लिए, भाव को कहने के लिए, तीन ही बातें हैं ये, इनमें से एक निर्णय करना होता है। सूत्र यही लगेगा सर्वत्र, लह कर्म निज भावे चाकर्म के, ये भी सरलता रहेगी। हैं कोई प्रश्न करे कि कर्ता में लकार किससे आया, किसी से, कि भाव में किससे आया, किसी से, कि कर्ता कर्म में किससे आया, किसी से, सूत्र एक ही है। तो एक ही सूत्र तीन कार्य कर रहा है। अब यहां आप इसका भी हटा दो अनुबंध। लेकिन यहां एक चीज और है कि वैसे तो अनुबंध हटा देना चाहिए हमें, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अनुबंध सहित लकार को पढ़ करके और कोई प्रत्यय लाते हैं, तो जरा अच्छा लगता है, उनको अनुबंध भी दिखाई देता रहे उन सूत्रों को, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने देखो अनुबंध बोला भी है, सूत्र कह रहा है कि मैंने इसका उच्चारण भी किया है, तो मेरी लाज रखो थोड़ा, है थोड़ा बाद में ही हटा देना, मुझे अपना कार्य कर लेने दो। तो यहां आप कह सकते हो इस बात के लिए अब कि अनुबंध आप बाद में हटा देना, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां जो सूत्र आगे आ रहा है अब कार्य करने के लिए, उसमें लुंग ज्यों का त्यों पड़ा है इसी स्वरूप में। तो क्या है सूत्र, चिली लुंगी, निकालो तीसरे ही अध्याय में, और प्रथम पाद में ही है ये, दूसरे कॉलम में, बीच में लगभग होगा। तो चिली लुंगी ये क्या कहता है, लुंगी, लुंगी में सप्तमी आ गई ना, तो लुंगी में सप्तमी आ गई, सप्तमी का अर्थ क्या होगा, परे रहते, तो चिली लुंगी है, लुंग लकार परे रहते। अब इससे यह भी सिद्ध हो गया कि अनुबंध की तो बात छोड़ दीजिए, अन्य जो भी हम आदेश करते हैं लकार के स्थान में, तिप्तजी आगे सब आगे आने हैं, तो अभी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। जैसे कहीं पर कोई अपराध हो जाता है और कोई शव पड़ा हुआ है, तो भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई, तुरंत पुलिस पहुंची, और कोई शव को उठाने लगे तो क्या कहेगी पुलिस, जैसा है बिल्कुल वैसा ही, अभी थोड़ी जांच करनी है हमें, हैं जांच करते हैं ना, तो एकदम यथावत
उसको वैसा ही रखते हैं, तब तक देखते हैं कैसे क्या हुआ है। तो ऐसे यहां पर है चिली लुंगी जो आ रहा है, इसने रोक दिया है कि लुंग के साथ में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इसको लुंग ही चाहिए। इसको छेड़छाड़ करके जो विकृत रूप आएगा उसका वो नहीं चाहिए। और कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे। अब यहां पर चिली प्रत्यय लुंग लकार परे रहते आ चुका, चिली लुंगी प्रत्यय परश्च चली रहा है। तो ये चिली हम कहां लिखें अब, लुंग के आगे या लुंग से पहले? हैं? लुंग से पहले लिखा है। हाँ, क्योंकि लुंगी में सप्तमी है, चिली लुंगी सप्तमी का अर्थ परे रहते, तो लुंग तो परे ही रहेगा उससे। तो इस तरह से, और धातु से आगे आएगा, क्यों क्यों आएगा धातु से आगे? नहीं, प्रत्यय परश्च, हाँ वो भी चलो उत्तर ठीक है, क्योंकि प्रत्यय परे होता है। और किससे परे होता है? पंचमी निर्दिष्ट से परे। तो धातु हो पंचमी आ ही रहा है, अधिकार सूत्र। अब यहां अनुबंध हटाने का जो कार्य है ये, अब इसमें क्या अनुबंध है, किससे हटेगा ये? ngकार है, हैं? हाँ सूत्र। अब तस्लो पर नहीं बोला उसने, इत संज्ञा तो कर बोल दी। हलंत्यम, याद नहीं हुआ अभी तक ये है? हलंत्यम संदेश को सब याद है लेकिन बोल नहीं रहा है। किससे हटा? हाँ, क्या किया इसने? इसने क्या किया? इत संज्ञा। किसका नाम रखा इसने? इत, ngकार का। और तस्लोपा ने इसको हटा दिया। अब दूसरा अनुबंध क्या है? ये जो ला में उ है, ये वास्तव में इस प्रकार का है ये। तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेश में जो भी अनुनासिक अज होगा उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो ये भी गया। अब क्या रह गया? केवल ये रह गया बस। और ये सभी लकारों में यही स्थिति बनती है। जितने भी 11 लकार हैं सब में अंत में बचेगा इतना ही। लेकिन इसकी संज्ञा क्यों नहीं हुई? है कोई सूत्र? नहीं है, उपदेश में नहीं है? अब ये जो बचा ये उपदेश में नहीं है, उपदेश में लुंग था। उपदेश में लुंग था तो उपदेश में लकार नहीं है? उपदेश में लकार भी है, उकार भी है, ngकार भी, उपदेश में ही तो है सारे ये। हैं? सूत्र नहीं है। ढूंढो अच्छा सूत्र निकालो। इत संज्ञा के सूत्र हैं ही कितने? लशक को तजते नहीं है? हैं? उपदेश की भी तो अनुवृत्ति आ रही है उसमें। तो उपदेश में तो है ये लकार। इसमें लसक को तो किसी आद्य उच्चारण रहा ही नहीं। क्यों? आदि में नहीं है लकार ये? आद्य उच्चारण का मतलब ज्यों की जो स्वरूप मात्र से, स्वरूप मात्र है तो लकार है, लकार का ही स्वरूप है ये। विकृति पैदा की उसने। किसमें? इसमें विकृति कहाँ हुई है? उकार हटा दिया ये तो लकार भी है। लकार तो जरूर है। नहीं, उकार तो अलग वर्ण था ना। अवस्था में जिस स्थिति वो नहीं है, स्वरूप में नहीं। नहीं ऐसे नहीं है। और आदि में भी है, पहले से भी तो आदि भी तो है लाई। हाँ, फिर आदि है, विकृति कुछ भी नहीं है। ये आदि में भी है, प्रत्यय का भी है। प्रत्यय के आदि में प्रत्यय से आ रहा है शह प्रत्यय से, आदि से आदि ही आ रहा है। पट धातु है, पट धातु का आकार में हटा दिया, इसमें हल अंतिम लगना चाहिए। फिर तो अंत में हल है उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था हमने इसी तो नहीं, सुनो। उपदेश अवस्था में पट धातु में अंत में हल है ना। उपदेश मतलब यही तो बोला। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आप उत्तर दो ना कि नहीं है, ऐसे बोलो। नहीं है। ये लकार उपदेश अवस्था में आदि में है। उपदेश अवस्था में लकार आदि में है। ये है आदि में? नहीं है। ये तो आदि में अब भी है, पहले भी था। लेकिन वहां ठकार उपदेश अवस्था में अंत में नहीं था, बाद में है। ये पहले भी आदि में था, अब भी आदि में है।
तो लशक को तो लगेगा, ये भी गायब हो जाए, क्या बचेगा फिर इसका? तो यदि हम यहां पर लशक को तजते को लगा दें तो लस्य सूत्र क्या करेगा? लस्य सूत्र जो चौथे पाद में आएगा तीसरे अध्याय के, और वो कहता है कि लकार के स्थान में अधिकार सूत्र है, आगे जा रहा है, तिप्तसी आदि आदेश होते हैं, ये किसके स्थान में होंगे? ला तो गायब हो गया। तो बहुत से कार्य पाणिनि के ऐसे हैं जो बिना कहे ही, कहना नहीं पड़ता है उनको, लेकिन भाव उनका पता लग जाता है, अर्थात उनको लकार की इत संज्ञा करना अभीष्ट नहीं है। अब इसका निषेध करने के लिए जैसे न व्यक्तुष्मा लगाया, यहां नहीं आवश्यकता है सूत्र बनाने की, क्योंकि लस्य सूत्र ने ही यह कार्य कर दिया। लस्य सूत्र ने ही बता दिया कि यहां लकार की संज्ञा नहीं होती, क्योंकि सूत्र कभी निरर्थक नहीं हो सकता। तो सूत्र की सार्थकता को कायम रखने के लिए हमें यहां लकार की संज्ञा नहीं करनी होगी। अच्छा, हम 5वें चौथे अध्याय में प्रत्यय बहुत से आते हैं, ठक प्रत्यय सुना है? नहीं, ठक प्रत्यय आता है। तो ठक प्रत्यय में ककार को हटाते हैं हलंत्यम से, और ठकार को हटाते हैं? क्यों नहीं हटाते? चुटू नहीं बैठा हुआ है? प्रत्यय के आदि में नहीं है क्या ठकार? तो वहां भी वही उत्तर होगा कि अगर ठकार को हटा दिया तो ठस्य सूत्र क्या करेगा? ठस्य एक, वो एक किसके स्थान में करेगा? है ही नहीं कुछ भी अब तो निरर्थक हो गया ना सूत्र। लक्षण मान के कर लेंगे, तभी तो सूत्रों की संख्या कम रही है पाणिनि की, कि उन्होंने बहुत से कार्य तो ऐसे चला लिए हैं, अंडरस्टूड अंतर्भावित बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सूत्रों के द्वारा नहीं कही जाती हैं, लेकिन उनके व्यवहार से पता लग रहा है। हाँ, सूत्र निर्देश करना व्यर्थ हो जाता है, जैसे लस्य कह दिया, ठस्य कह दिया, ये निर्देश करना ही व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाएगा। अगर इसको लोप करना और व्यर्थ हो नहीं सकता, तो आपको लकार की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है कि ल की संज्ञा नहीं होती, ठ की नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं, सब सिद्ध हो रहा है, सारा अर्थ निकल रहा है। सूत्र वहां बनाए जाते हैं जहां सारा जोर लगा के देख लिया और फिर भी बात बन नहीं पाई, तब सूत्र की आवश्यकता पड़ती है बनाने की। तो इस तरह से यहां पर लकार सुरक्षित है, और यह भी निर्णय हो गया कि ये लुंग लकार हम कर्ता को कहने के लिए लाए हैं, इसलिए जो अचैषित रूप बनेगा ये कर्तृवाच्य में बनेगा, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब चिली, ये जो प्रत्यय है, ये चिली ऐसा है कि ये कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहां ये बच पाता है। बच पाता है का तात्पर्य अपने स्वरूप में, यानी इसके स्थान में कुछ ना कुछ होता रहता है। समझ में आ गई? नहीं, जैसे कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो, कोई प्रयोग कर ले उसका उठा के, तो ये ऐसा है कि इसके स्थान में कुछ ना कुछ होता रहेगा। और यदि कहीं ये रह भी जाए अकेला, कुछ भी नहीं हो पाया, तो एक सूत्र ऐसा बैठा है जो इसी को गायब कर देगा फिर कि तू बच कैसे गया, तेरे स्थान में कुछ हुआ क्यों नहीं, तेरे स्थान में तू अपने स्वरूप में दिखाई दे ही कैसे रहा है, तो इसी को गायब कर दिया जाएगा। कौन सूत्र है वो? लुक प्रकरण कहाँ चलता है? कौन से अध्याय में, कौन से पाद में? लुक प्रकरण, ये कई बार आ चुका है पीछे, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में, हृण्य क्षत्रियार संयतो यूनि लुगणियों हो। और इसी लुक प्रकरण में कौन सा सूत्र है ऐसा जो इस चिली का लुक करता है?
मंत्रे घस वर आ गया। ले है, ये ली का ही तो षष्ठी है, ये चिली का ही तो ली है ये। यानी ली का चिली का लुक हो गया, गया काम से। और अन्यत्र आप कहीं भी देख लो, ये चिली अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। अब कुछ इसके स्थान में होने वाले आदेश ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न सूत्रों से और भिन्न भिन्न धातुओं के कारण से किए गए हैं। लेकिन जब कोई भी सूत्र न लग रहा हो इसके स्थान में आदेश करने के लिए, तो एक सामान्य सूत्र बना दिया गया जो बचे कुचे जहां भी किसी और ने नहीं किया तो वो अपना कार्य अवश्य करेगा, और वो सूत्र है चले है सिच। और ठीक इसी के आगे है, चली लुंगी के आगे। उसको दूर भी नहीं रखा, तुरंत वहीं पास में ही रख दिया कि जहां चली हुआ तुरंत उसके स्थान में सिच। अगर औरों से बच गया तो, औरों से बच गया तो, यानी और कोई सूत्र नहीं लग पाया कुछ भी करने के लिए, तो उस अवस्था में ये सिच आदेश कर देगा फिर, यानी चिली नहीं रह सकता। कोई शंका? अभी तो प्रथमा वृत्ति ही चल रही है। हैं? ये जो मंत्र घासोवरण शब्द विधात में जो ले, इसके लोग किससे किया? किसको? चिली का सूत्र के लोग प्राप्ति है, यही कह रहे हैं। नहीं, प्राप्ति नहीं है, लोग कर रहा है सीधा। लोग कर दिया। हाँ, तो लोग के पत्ते से लोग, हाँ, आदर्शन हो गया। आप फिर क्या चिले लुंगी चिले सिच किया, चिली चिली सिच। हम मंत्र बोलते हैं, वो संध्या मंत्र आता है ना, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च चित्रम देवानाम, चित्रम देवानाम उदगादनिकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आ प्रा। क्या है ये प्रा? ये इसी का रूप है, और ली गायब हो चुका है। और ये वेदों का है, ये मंत्रे वेद को कहते हैं ना, घस वर नश व्री दह आत आकारांत, ये भी यहां ली जाती हैं। प्रा पूरणे अदादिगण की है, प्रा पूरणे। तुम लोग का व्याकरण भी पक्का नहीं हो पाया है अभी, ढील ढाल है बहुत अभी। प्रा पूरे द्यावा और पृथ्वी में सर्वत्र पूरित है, भरा हुआ है। यही तो है, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक सब में व्याप्त है। तो प्रा ये लुंग का ही रूप है। तो चली हट गया, प्रा का प्रा ही रह गया, बस धातु ही रह गई, और क्या रहेगा उसमें? अब कुछ भी नहीं है। आप कहोगे लकार कहां गया? फिर कहां गया लकार? अब लकार तो है, लकार तो है, लेकिन अब विषय बदल जाएगा। वो लकार कैसे है? तिप का रूप है कि सिप का रूप है? तो वेद में बता दिया मैंने प्रा, लेकिन वहां धातुएं गिनाई गई है ना, आप नहीं से तो करोगे। अरे घस वर्ण शादी धातुएं गिनाई गई है ना, सबसे थोड़ी करेगा वो। तो अन्यत्र सर्व जगह मैंने बताया कि ये चिली यदि कोई और आदेश नहीं हो पा रहा है तो सिच तो हो ही जाना है, यानी चिली अपने स्वरूप में नहीं रह पाएगा, बस ये बात थी। तो चिली के स्थान में हो गया अब सिच। इसलिए हम यहां पर, क्योंकि जब चिली के स्थान में सिच ही करना है, तो फिर हम चिली में अनुबंध हटाएंगे क्या आप कोई? और वैसे अनुबंध इसमें कोई है भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जहां अनुबंध संभव है हटना इत संज्ञा होकर के, लेकिन उनके स्थान में कुछ करना भी होता है। उसमें और क्या क्या प्राप्त? जैसे कोई पानी में स्नान कर रहा हो, वस्त्र भी थोड़े बहुत पहने हुए है, और आ जाए अजगर,
तो वस्त्र सहित ही खा जाएगा वो, है? उसे अनुबंध हटा करके नहीं खाना है। पशु चारा खाते हैं तो धो धा के नहीं खाते हैं, वो सब यूं ही खा गए, खाना ही है वो तो, पता नहीं है? आपने जैसे बताइए चिली को यदि और कुछ प्राप्त ना हो तो फिर अंत में सींच करेगा। नहीं, वहां तो चलिए मूल अवस्था में ही हट जाएगा, और कुछ प्राप्त कहां से होगा फिर? बाद में, क्योंकि अभी मैंने पीछे कहा था जब किसी को मारना हो तो वहां इंतजार नहीं करते हैं, फिर पहले इसको ये करो फिर वो करो फिर वो करो, कुछ नहीं रहेगी, नहीं सब कुछ खत्म, पहले ही समाप्त। ये चिली सींच अंतिम में करता है ना, और इससे पूर्व क्या? ये कुछ भी न हो तो, मैंने इसीलिए कहा ना, कुछ भी न हो तो, यानी कुछ भी आदेश न हो तो, लोक भी एक आदेश है, लुक भी एक आदेश है, लुक भी आदेश है, आदेश है कि नहीं है? षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं आदेश, तो लेह मंत्रे घसवर में जो लेह आ रहा है, कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी, तो लुक आदेश हो गया कि नहीं? जहां कोई भी आदेश नहीं होगा वहां चले से बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये चिली को रहने नहीं देगा इस रूम बस। तो आपको दुख होने लगा है? ये तो बड़ी समस्या हो गई है, चिली के साथ इनकी संवेदना झलकने लगी, और होता है भाई किसी दुखी के साथ तो संवेदना आती ही है। कि बेचारा चिली तो मारा गया, ये यानी कहीं ये प्रयोग में आ ही नहीं पाएगा, इतनी इसकी दुर्गति हो गई, इसको सौभाग्य ही नहीं मिल रहा है कोई प्रयोग करे इसका। तो अब क्या क्या होगा लकार के स्थान में, ये हम अब कल को देखेंगे, समय आज पर्याप्त हो गया है। यानी यहां पर हमने चिली किया, और चिली के स्थान में हमने क्या कर लिया है, आगे सिच भी कर लिया है। यहां तक हम पहुंच गए हैं। यानी कि ची, सिच और लुंग लकार का ल है ये, इसीलिए इनको लकार 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 बोलते हैं, क्योंकि इनमें लकार ही शेष रहता है, अनुबंध हटा करके। कॉमन है ना लकार, सब में आ रहा है, 11 लकारों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो सब में है? एक ही तो है वो, बाकी तो बदल रहे हैं सब। जो परिवर्तनशील पदार्थों में अपरिवर्तनीय रहे, अपरिवर्तित रहे, वो है ये लकार। अन्य सबका परिवर्तन हो रहा है। संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो परिवर्तनशील होने पर भी और फिर भी अपरिवर्तित रहती है? सत्व स्तंभ। आप कोई वस्तु ले आओ, वो ज्यों की त्यों है। ये संसार में परिवर्तन है ही ऐसा। और अगर हम देखें एक तात्विक दृष्टि से, तो वास्तविक परिवर्तन कहीं भी नहीं है। देखो ईश्वर जी वैसे नहीं बदलते कभी भी, हैं? और सत्वर स्तंभ बदले भी, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन फिर भी नहीं हुआ इनके। तो बदला क्या फिर? परिवर्तन हुआ किसमें? हैं? प्रतीति हुई है। नहीं, प्रश्न यह है परिवर्तन हुआ किसमें? किसी में नहीं हुआ ना। वास्तविक रूप में तात्विक दृष्टि से देखें, केवल एक व्यावहारिक दृष्टि से हमें परिवर्तन स्वीकार करना होता है। नहीं तो हम पदार्थों का नाम कैसे बोलेंगे? अवयवी कहां से बनाएंगे? अवयवी बोलेंगे किसको फिर? सर्वत्र सत्वर स्तंभ ही दिखाई देंगे फिर तो। यही 3 नाम रहेंगे बस, तो व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन त्रिगुणात्मक क्यों कहते हैं हर वस्तु के लिए? क्योंकि त्रिगुण अब भी हैं उसमें, वो जो कि तो है। चलिए प्रणव ध्वनि।